पर उससे पहले एक चीज़ बताओ यार, ऐसे कौन कौन थे जिन्होंने बायोलॉजी जो है वो मैथ के डर के कारण लिया था? मैं भी हूँ उसमें से, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ बस कि मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो मैथ से डरते हैं। मेरा सुन जान के बस खुशी होती है और कुछ भी नहीं, सच बता रहा हूँ। बाप रे, बहुत लोग ऐसे हैं यार। और तुम लोग चाहते हो कि नीट क्लियर करो? सही है यार। मतलब क्या ही बोलूँ अब। चलो चलो, मज़ा आ गया मेरे को तो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डाल दो, परमानेंट मेथड। देखो, परमानेंट मेथड को अपन सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं, या तो फिर इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस सर्जिकल मेथड का यूज़ करने के बाद मेल हो या फीमेल हो दोनों स्टेराइल हो जाते हैं। दूसरी बात ये जो प्रोसेस है इसको दोनों को यूज़ कर सकते हैं, मेल भी यूज़ कर सकता है और फीमेल भी यूज़ कर सकता है। देखो सिंपल सी बात है यार, रिप्रोडक्शन कब होता है? जब मेल का स्पर्म फीमेल बॉडी के वेजाइना पे चले जाए, उसके थ्रू जाकर के ओवम से मैटिंग कर ले, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता था, जिसके कारण जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बनने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टोमर्स बनते हैं, तो इस तरह बनता जाता है, राइट। तब जाके प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, स्पर्म को फीमेल बॉडी से जाने से रोकना है, या फिर दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि जो फीमेल बॉडी का ओवम है उसको एम्पुलरी रीजन तक आने ही नहीं देना, तो भी तो वो स्टेराइल हो जाएगी। बिल्कुल। तो मान लेते हैं कपल है, मेल और फीमेल पेरेंट दोनों हैं उसमें, तो मेल जो है वो क्या चाहता है कि मैं अपने आप को स्टेराइल कर लूँ, तो उस प्रोसेस को कहेंगे वासक्टॉमी। वासक्टॉमी आपको रिलेट करता है कि वासक से आएगा वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस जो होता है वहाँ पर एक छोटा सा कट कर दिया जाता है, और उस वास्ट डिफरेंस को कट करके स्टीच कर दिया जाता है, जिसके कारण वो स्पर्म तो फॉर्म कर सकता है टेस्टिस, पर वो बॉडी से रिमूव नहीं होगा। तो स्पर्म कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वहाँ पर डीजनरेट कर जाएगा, तो इसके कारण ये मैटिंग कर भी ले तो भी यंग स्पर्म्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दूसरा है फीमेल के केस में, अब वो चाहती है कि नहीं मैं ही स्टेराइल हो जाऊँ, तो वो जो है इस मेथड का यूज़ कर सकती है, जिसका नाम है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जो होता है ये कहाँ पर यूज़ होता है, फैलोपियन ट्यूब में यूज़ होता है, जहाँ पर वहाँ पर छोटा सा कट कर दिया जाता है एम्पुलरी रीजन से थोड़ा सा पहले, जिससे के कारण ओवम जो है वो एम्पुलरी रीजन तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो मैटिंग कहाँ से होगी, राइट। तो ये दोनों का हमने देख लिया, दोनों के दोनों मेथड कैसे हैं, स्टेराइल मेथड है, इट मीन्स ये जो है ये सर्जिकल मेथड है, परमानेंट मेथड है। दैट दोनों क्लियर हो गया होगा अब तो कोई डाउट भी नहीं होगा। चलो ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने दोनों मेथड देख लिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, चाहे वो टेम्पररी हो या फिर परमानेंट हो। तो इतने सारे मेथड देखने के बाद अब तो ऐसे कोई गलती नहीं करेंगे, है ना? समझ ही गए हो गया, ठीक है। पर यहाँ पर ही हमारी बात ख़त्म नहीं हुई, ये प्रॉब्लम ठीक हो गया, चलो ठीक है, बहुत लोग समझ गए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर इसके अलावा हमारे इंडिया में जो है रेप के केस बहुत ही ज़्यादा थे, और रेप करने के कारण जो है जो फीमेल पेरेंट होती थी वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो अब वो जो है वो बेबी को तो रखना नहीं चाहेंगी, सिंपल सी बात है यार, क्यों रखना चाहेगी वो, है ना। तो इस केस के लिए बनाया गया MTP, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, शॉर्ट में अबॉर्शन कहते हैं। उन लोगों के लिए बनाया गया कि जो मिस्टेक्स अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो इस केस में वो जो है अपने बेबी को वहीं पर ख़त्म कर सकती है, मार सकती थी, उस केस के लिए बनाया गया था। पर अभी तो लोग बहुत ही ज़्यादा गलत काम के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब फीमेल होती थी तो मार देते थे, तो इसको ये बैन कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। अब तो शायद फिर से अनबैन हो गया, आई डोंट नो। पर इन 1971 में जो है ये लीगली इसको प्रूव कर दिया गया था कि इसको यूज़ कर सकते हैं, पर बाद में फिर बैन किया, फिर पता नहीं, आई डोंट नो कि इसको अनबैन किया है कि नहीं। पर आपको एनसीईआरटी में बस यही लिखा हुआ है कि ये लीगल कब हुआ था, 1971 में हुआ था। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, पर बता दिया क्योंकि आपको एनसीईआरटी में दिया था, राइट। अब हेडिंग डाल लो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसको STI कहते हैं शॉर्ट में। इसी को अपन वेनरल डिजीज भी बोल सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, ये तीनों में से आप पे डिपेंड करता है। हाँ, हालांकि NTA पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या लिख के देता है आपको, है ना, तो याद कर लेना, छोड़ो। तो मैं यही बोलूँगा, जो एनसीईआरटी में 3 चीज़ दिया है मैं वो आपको बताता हूँ, बाकी जाने दो। तो एनसीईआरटी ने दिया है आपको हेपेटाइटिस B के बारे में, HIV के बारे में, जिसके अंदर एड्स और STDs आते हैं। तो जो हेपेटाइटिस B होता है वो एक्चुअली होता है जो इंजेक्शन होता है ना, नीडल, उसके शेयरिंग करने से,
राइट। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसको पे जो इंजेक्शन था उसने लगा दिया, वो इंजेक्शन को उसने रख लिया और उसी इंजेक्शन से किसी और पेशेंट को मान लो उसने इंजेक्शन दे लगा दिया, तो इसके कारण भी उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये भी आता है अपने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण, राइट। तो हेपेटाइटिस बी का एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल और अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू। कहने का मतलब है हेपेटाइटिस बी जो होता है वो अगर कोई प्रेग्नेंट मदर को भी दे दिया जाए तो उनके जो फीटस में जो बेबी है, जो चाइल्ड है, उसे भी प्रॉब्लम हो सकती थी, राइट। तो ये जो हेपेटाइटिस बी है, HIV है, एड्स है, ये सब कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर आता है और इसको जो है वो फील कर सकता है कि अगर किसी को होता है तो पता चल जाता है। तीसरी बात ये है ना कि इसका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया है, ये अभी तक कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सका है यार किस तरह का वायरस है और इसको कैसा एंटीडोट चाहिए, क्या करने से ठीक होगा। अभी तक कोई परमानेंट क्यूरेबल इसके लिए नहीं आया है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको अगर हो गया है तो आपको हमेशा दवा खाते ही रहना पड़ेगा। दवा मिस हो गया तो समझो आप भी मिस हो जाओगे। तो ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, राइट। तो बचने के लिए जो है, जो अभी हमने अभी देखा बैरियर मेथड में या फिर हमने टेम्पररी मेथड, परमानेंट जो भी हमने पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो सब अगर यूज करोगे तो इससे कभी भी इन्फेक्शन फैलने का डर नहीं रहेगा। तो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको नोट्स में अवेलेबल है। जितना आपको बताना था मैंने बता दिया है, पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ जो कि है प्रिकॉशंस। अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखो, अवॉइड द सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, राइट। इसका मतलब तो समझ गए होगे, इतना भी तो ये नहीं हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है ऑलवेज यूज़ द कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। वही चीज़ कह रहा है जो कि मैंने कहा कि अभी हमने टेम्पररी मेथड पढ़ा या फिर परमानेंट मेथड पढ़ा, उसका यूज़ करो तो कुछ भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कहता है इन केस ऑफ द डाउट गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर अर्ली डिटेक्शंस एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोसिस विथ डिजीज। कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि यार अगर आपको पता चलता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, सीधा आप डॉक्टर के पास जाओ। वो भी कैसे डॉक्टर, सड़क छाप डॉक्टर नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ ताकि वो आपसे पैसा लूटे और आपको आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सके, राइट। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो भैया आपका लॉस हो सकता है। इससे आपकी जान पे भी बन सकती है, क्योंकि अगर आपको पता चलता है कि अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो नीट में क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बुरा लगेगा, और उस टाइम बहुत बुरा लगता है तो समझ जाते हो क्या होता है। छोड़ो, ये सब बेकार की बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनफर्टिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।